लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सर्विस, TDR और FSI। जब सप्लायर कोई भी हो और रेसिपिएंट प्रमोटर हो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कंट्रोवर्शियल, एक्सेसिवली प्रोन टू लिटिगेशन, लेकिन जो भी ये है वो समझ लेते हैं। मेरे पास गुड़गांव की एक प्राइम लोकेशन पे एक 500 गज का प्लॉट पड़ा है। एक बिल्डर मेरे पास आता है कि मैम आपका ये प्लॉट बहुत प्राइम लोकेशन पे है, इस पे फ्लैट्स बना के बेचोगे तो बहुत फायदा होगा। मैंने बोला अरे यार कहाँ इतना झंझट, मुझसे इतना झंझट नहीं लिया जाता, मैं इतनी हैसल में नहीं पड़ सकती, इतनी तकलीफ नहीं उठा सकती। वाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम मुझसे ये प्लॉट ही खरीदो, मेरा तो पड़ा ही है, वेस्ट ही हो रहा है, आप मुझसे ये प्लॉट खरीद दो। बिल्डर ने कहा अरे मैडम मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं ये इतना बड़ा प्लॉट खरीद लूँ। मैंने कहा फिर छोड़ो क्या करें। उसने कहा एक आइडिया है, इस पर हम मिलकर फ्लैट्स बनाते हैं और उन फ्लैट्स की बुकिंग करते हैं, उन्हें बेचते हैं। सारे फ्लैट्स बनने के बाद तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा चाहिए, फ्लैट्स की पहले से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन की। रिमेंबर हमने डिस्कस भी किया था, आपको पता भी होगा। फिर जो जो बुकिंग से पैसा आता जाएगा उसे उसमें लगाते जाएंगे और इस प्लॉट पर हम बढ़िया फ्लैट्स बनाकर बेचते हैं। आई वाज लाइक ओके, प्लॉट तो पड़ा ही है खाली, मुझे कौन सा उससे कोई रिटर्न आ रही है, लेट्स डू इट। अब सरकार यहाँ पर क्या कहती है? सरकार कहती है कि वो प्लॉट मेरा था, मैंने उस बिल्डर को इजाज़त दी कि वो आए, उस प्लॉट पर एंट्री ले और वहाँ पर फ्लैट्स बनाए, राइट? तो जो मैं ये उसको दे रही हूँ, मेरे प्लॉट पर आने की एंट्री और उसको वो कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन, मैं उसे डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफ़र कर रही हूँ। TDR मतलब ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। मैंने उसे उस लैंड के डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बदले वो बिल्डर मुझे कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा है। अगर उस प्लॉट पर 100 यूनिट्स ऑफ फ्लैट्स बनते हैं, 100 फ्लैट बनते हैं, तो 50 फ्लैट मैं बेचूंगी और 50 फ्लैट वो बेचेगा। मतलब वो 50 फ्लैट का जो रिवेन्यू आएगा वो मेरा और 50 फ्लैट का रिवेन्यू उसका। पर मैंने सारा सिरदर्दी उसको दे दी, वो आएगा, वो बनाएगा, वो बुकिंग करेगा, वो पेमेंट लेगा, वो जो पैसा आएगा उसको फर्दर कंस्ट्रक्शन में लगाएगा, वो मैंने सब कुछ उसको दे दिया। और जो ये सब कुछ मैंने उसको करने की परमिशन दी है, उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स TDR कहा गया है। और सरकार कहती है कि ये जो TDR है इस पर हमको GST चाहिए। ये एक TDR की सप्लाई है, मैं सप्लायर हूँ, ये रेसिपिएंट है, उसके बदले आपको ये कंसिडरेशन मिल रहा है, तो हमको इस पर GST चाहिए। अब GST कैसे लेंगे, कौन देगा? बेशक सी बात है, मुझसे तो लेंगे नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने तो वो प्लॉट छोड़ ही रखा था, कौन सिरदर्दी पाले, पड़ा है, मुझसे तो लेंगे नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन वो बिल्डर, प्रमोटर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ वगैरह बनाकर बेचते हैं और करते हैं, उनका बिजनेस है, उन्हें पकड़ना आसान है। तो अगर लगेगा GST तो RCM में ही लगेगा, लेकिन लगेगा कैसे? मतलब ये यहाँ पर RCM में बिल्डर यहाँ पर GST देगा। अब ये जो फ्लैट्स बिकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन, इनकी बात हमने पहले भी की थी। कब की थी? कुछ याद आ रहा है? शेड्यूल 2 में भी की थी और शेड्यूल 3 में भी की थी। हमने डिस्कस किया था
कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की सेल होती है, बुकिंग ली जाती है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, करेक्ट। लेकिन हमने फिर शेड्यूल 3 में देखा था, जब ये फ्लैट कंप्लीट हो गए, इन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद जब ये बिकते हैं तो ये क्या है, एक तरह से एक लैंड की सेल है, ना ये गुड्स है और ना ये सर्विसेज है, तो वो सप्लाई है ही नहीं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिके तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंस्ट्रक्शन के बाद बिके, कंप्लीशन के बाद बिके तो वो सप्लाई ही नहीं है, वो एक लैंड या बिल्डिंग की सेल है। तो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, कंस्ट्रक्शन के बाद बिके तो जब वो सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी अट्रैक्ट कहां से होगा, राइट? ये पोजीशन हमें पता है, हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात आती है यहां पर टीडीआर की, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। किस लिए डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए थे? ऐसे फ्लैट्स बनाकर बेचने के लिए ही तो किए थे। या तो वो फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बिकेंगे या वो फ्लैट्स आफ्टर कंस्ट्रक्शन बिकेंगे। अगर तो ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, क्योंकि सरकार यहां पर इस अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की बुकिंग पर ऑलरेडी जीएसटी ले रही है, तो उन्होंने यहां पर इस समय जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की बुकिंग होती है वहां टीडीआर पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक बार इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लिटिगेशंस हो रही हैं और जो होनी है वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो इसलिए एटलीस्ट हम ऊपर ऊपर से तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं यहाँ ये भी कहकर छोड़ सकती थी ये ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, यहाँ जीएसटी लगता है और ये आरसीएम में लगता है, बट उससे आपको हेल्प रही होगी। तो ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट्स पे सरकार ने 2 जीएसटी के रेट तय कर रखे हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है, गरीबों के लिए फ्लैट बन रही है, तो 1% जीएसटी का रेट है। अगर और कोई रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं तो वहाँ जीएसटी का रेट 5% है। करेक्ट? पहले तो ये समझ में आया, अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% है, अदर्स हैं तो 5% है, और ये एक फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट है मतलब यहाँ आईटीसी नहीं मिलता, ये विदाउट आईटीसी रेट फिक्स कर रखा है। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की, यहाँ आईटीसी नहीं मिलता। अफोर्डेबल के लिए 1% जीएसटी का रेट है, अदर्स के लिए 5% जीएसटी का रेट है। पहली बात। दूसरी बात, जब अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्लैट्स की बुकिंग होती है तो वहाँ जीएसटी लगता है, वो एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। बाद में बिकते हैं तो वहाँ जीएसटी लगता नहीं है, वो सप्लाई है ही नहीं। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब टीडीआर की बात करो। टीडीआर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इन प्रमोटर्स बिल्डर्स को कोई आईटीसी मिल ही नहीं रहा, तो सरकार ने कहा हम इस फ्लैट की बुकिंग पर ऑलरेडी जीएसटी ले रही हैं, तो यहाँ पर हम टीडीआर एग्जेम्प्ट करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग पर। बिकने के बाद बिक रहे हैं, बनने के बाद बिक रहे हैं, हम जीएसटी तो ले नहीं सकते। इट इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है, जो सप्लाई है ही नहीं, हमें जीएसटी नहीं मिल रहा। अब उन फ्लैट्स पर हम यहाँ टीडीआर पर जीएसटी ले लेंगे, रेट वही रखेंगे। अफोर्डेबल है तो 1%, अदर्स है तो 5%। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सरकार ने तोड़ क्या निकाला, दोनों ही सिचुएशंस में जीएसटी तो ले ही लिया। अंडर कंस्ट्रक्शन में सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए ले लिया, कंप्लीशन के बाद बिक रहे हैं तो टीडीआर पर जीएसटी लगाकर सेम रेट ले लिया। करेक्ट? ये रेजिडेंशियल की बात हुई। अगर कमर्शियल की बात करें तो अगर ये फ्लैट्स कमर्शियल हो तो
तब यहाँ पर आईटीसी अलाउड होता है। पीछे आईटीसी नहीं मिल रहा था, यहाँ आईटीसी अलाउड है। तो यहाँ भी सिचुएशन तो सेम है। अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग होती है तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बनाने के बाद, कंप्लीशन के बाद बेचे तो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, वो सप्लाई ऑफ लैंड, वो सप्लाई है ही नहीं, तो वहाँ जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इस केस में दोनों ही सिचुएशन में टीडीआर पर जीएसटी ले लिया। यहाँ जब अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पे टीडीआर पे जीएसटी प्रमोटर या बिल्डर देगा तो इसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। रेजिडेंशियल में नहीं कर सकता था, वहाँ आईटीसी का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ ऐसी सिचुएशन में एग्जेम्प्ट कर रखा था। बनने के बाद बेचे तो यहाँ भी जीएसटी देगा और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर देगा और सरकार को अपना नेट उतना ही जीएसटी मिल जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल है, मैंने आपको ज़्यादा खोल कर बता दिया। समझ में आ गया हो वेल एंड गुड, नहीं भी आया हो तो डोंट वरी। आई डोंट थिंक आपके एग्जाम में इतना घुसकर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। इसके अलावा भी ये जो टीडीआर की यहां बात करी, मैं पर्सनली तो इससे अग्री करती ही नहीं हूं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, टीडीआर पर जीएसटी लगा दिया, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स पर जीएसटी लगा दिया, लेकिन इन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स को डिफाइन तक नहीं किया। आप किसी चीज पर जीएसटी लगा रहे हो और आपने उसकी डेफिनेशन तक नहीं दी। मेरे ओपिनियन में तो ये टीडीआर था ही नहीं। मैंने और स्टैट्यूट्स देखे, आप और स्टैट्यूट्स देखोगे तो आपको ऐसे स्टैट्यूट्स मिलेंगे जहां ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एक्सप्लेन है, डिफाइंड है, वो सरकार के इस इंटरप्रिटेशन से मेल ही नहीं खाते, मैच ही नहीं करते। बट एनीवे, लिटिगेशन होगी, बहुत होगी, वो तब की बात है। फिलहाल हमें इस नोटिफिकेशन में जो लिखा था वो एक बार समझना था कि टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स पर जीएसटी आरसीएम में लगता है। एक सिमिलर सर्विस और है, टीडीआर से बिल्कुल मिलती जुलती, लॉन्ग टर्म लीज की सर्विस। आप देखो यहाँ पर, यहाँ भी सप्लायर एनी पर्सन और रेसिपिएंट प्रमोटर है, बिल्कुल टीडीआर की तरह ही यहाँ ये वर्किंग होगी। डीडीए को फ्लैट्स बनाकर, डीडीए के फ्लैट्स बनने हैं, रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं, मिक्स यूज लैंड भी हो सकता है। तो ये बिल्डर ने वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो ये फ्लैट्स बनाएगा। अब डीडीए के जो फ्लैट्स बनने हैं उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स की, इतना आपको लैंड फ्री ओपन छोड़ना है, ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी है, ये सर्टिफिकेशन होना है, ये कंप्लायंस होनी है, वगैरह वगैरह। तो इन प्रमोटर्स या बिल्डर्स को जब डीडीए लैंड ट्रांसफर करता है तो उन्हें फ्री होल्ड नहीं देता, उसे वो चेक पे रखना है कि वहाँ कंप्लायंसेस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ कभी भी फ्री होल्ड ट्रांसफर नहीं दिया जाता, लीज पे लैंड दिया जाता है। लॉन्ग टर्म लीज, मान लो 99 ईयर्स की लीज कर ली, 99 ईयर्स की लीज पर ये लैंड उस बिल्डर को दे दिया, उस प्रमोटर को दे दिया। जब लीज करी तो लीज के टाइम पर ही अच्छा खासा अपफ्रंट अमाउंट, जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो सरकार ले लेती है, वो डीडीए यहाँ पर ले लेगी। और उसके बाद एक नॉमिनल सा अमाउंट रेंट के तौर पर ईयरली फिक्स कर देगी, करेक्ट। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसे लॉन्ग टर्म लीज के केस में सरकार को जीएसटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिल्डर की है, यहाँ आरसीएम लगेगा। देने का तरीका बिल्कुल वैसा ही टीडीआर की तरह वर्क करेगा।
ये रेजिडेंशियल है, यहाँ उस बिल्डर को आईटीसी नहीं मिलना तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पे तो एग्जेम्प्ट कर दिया, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन पे क्योंकि यहाँ जीएसटी लग नहीं रहा था, सप्लाई नहीं थी, तो यहाँ लगा दिया। ये रेजिडेंशियल की बात हुई। कमर्शियल वाले में क्योंकि यहाँ आईटीसी का ऑप्शन है बिल्डर के पास, तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में लगा दिया। अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग होगी तो वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, आफ्टर कंप्लीशन अगर सेल होगी फ्लैट की तो वो वहाँ प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर देगा। समझ में आया पूरा डिटेल में? वेल एंड गुड। नहीं आया तो भी इट्स ओके, इतना डिटेल में एग्जाम में तो नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर जो सर्विसेज देता है, सप्लायर कौन होगा? ऑब्वियसली वो डायरेक्टर होगा। रेसिपिएंट डायरेक्टर किसको सर्विस देगा? किसी कंपनी को ही तो देगा। डायरेक्टर की बात भी हमने पहले करी हुई है। कहाँ करी थी? अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। वो नाम भले ही डायरेक्टर हो, वो और कुछ नहीं लेकिन कंपनी का एक एम्प्लॉय है, जहां उसको उसकी सर्विसेज के लिए, उसके काम के लिए सैलरी मिलती है, तो वो एक सप्लाई है ही नहीं। हमने शेड्यूल 3 में फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि एक एम्प्लॉय जब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विसेज देता है अपने एम्प्लॉयर को, तो वो जीएसटी में सप्लाई के दायरे से बाहर है। वहाँ हमने ये भी देखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप वहाँ होना चाहिए। डायरेक्शन एंड कंट्रोल अगर ऐसा हो तो वो सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी की बात होगी ही नहीं। तो यहां तो जीएसटी की बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्कस किया था हमने शेड्यूल 3 में। अब इसके अलावा पार्ट टाइम डायरेक्टर वगैरह कोई है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो इस शेड्यूल 3 से तो मतलब वो आउट नहीं होगा। लेकिन इस शेड्यूल 3 में ही एक और पॉइंट था कि अगर वो गवर्नमेंट बॉडी का डायरेक्टर है तो बेशक वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता, फिर भी हमें उसे जीएसटी नहीं चाहिए। हमें वहाँ जो उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो भी उसे उसके सर्विसेज के लिए कंसीडरेशन मिलता है, हमें उस पर जीएसटी नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। शेड्यूल 3 में हमने ये अच्छे से समझा था, फिर से एक बार देख लिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो वैसे ही आउट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है तब भी अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर है तो उसकी रेम्यूनरेशन पे सरकार की जीएसटी की नज़र नहीं है, उसे भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। तो इनके बारे में आप आरसीएम या एफसीएम की बात करोगे, जब जीएसटी ही नहीं है तो कौन देगा का तो सवाल ही नहीं है। इन पर तो हमको नज़र डालनी ही नहीं है। लेकिन अगर ये पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट बॉडी के नहीं है, मतलब ये जो सर्विसेज देते हैं वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी, ये एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के, तो ये जो सर्विसेज देते हैं वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी और इन्हें अपनी सर्विसेज के बदले जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उस पर जीएसटी लगेगा। अब यहां जब जीएसटी लगेगा तो सवाल उठता है कौन देगा, किससे ले?
सप्लायर से या रेसिपिएंट से? इस केस में पहली बात तो सप्लायर कौन है? सप्लायर जो सर्विसेज दे, कौन दे रहा है? सर्विसेज ये डायरेक्टर दे रहा है। किसको दे रहा है? उस कंपनी को जिसका ये डायरेक्टर है। अब एक तरफ कंपनी है और एक तरफ एक डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है, मैं हूं या आप हो या कोई और है। इससे जीएसटी वसूलना कन्वीनियंट है या ये इस बड़ी सी कंपनी से? इसको इस पूरे हैसल में डालें जीएसटी के, या ये इस कंपनी को जिसका ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा ही? तो ऑब्वियसली यहाँ आरसीएम में इस कंपनी को जीएसटी की पेमेंट के लिए लायबल किया गया, क्योंकि एक डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल है, उस सप्लायर से लेना कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ आरसीएम लगा दिया। वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। कभी आपके पास फोन आया है, मैडम मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, आप अपने और अपने परिवार के सुखद भविष्य के लिए एलआईसी का बीमा जरूर करवाएं। ये फोन कौन कर रहा है आपके पास? ये एलआईसी के एजेंट्स हैं। टीवी पे बड़ी बड़ी ऐड देखी है, एलआईसी के एजेंट बने, अपनी मर्जी से काम करें, खूब अच्छा पैसा कमाएं। एलआईसी अपने सिर्फ एलआईसी नहीं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू काम करती हैं। अगर आपके मम्मी पापा ने इंश्योरेंस ले रखी हो तो आपने ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स को देखा भी होगा। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, आपको रेगुलर याद दिलवाना कि सर प्रीमियम का टाइम हो गया है, ये वो। तो ये पूरी वर्किंग कैसे होती है? मान लो आपने किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है किसी इंश्योरेंस कंपनी की, तो वो कंपनी आपको इंश्योर करती है, इंश्योरेंस देती है, उसके बदले आप उसे प्रीमियम देते हो। जो भी आपने इंश्योरेंस, जो भी आपकी पॉलिसी है, उसका जितना भी प्रीमियम फिक्स्ड है, 500 रुपये महीना से लेके 5000 वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिसी होल्डर्स कंपनी को प्रीमियम देते हैं, उसके बदले कंपनी इन्हें इंश्योरेंस देती है। करेक्ट? ये तो एक लेग ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। अब कंपनी ने अपने बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं। ये लोगों को कन्विंस करते हैं पॉलिसीज लेने के लिए, पॉलिसीज बेचते हैं अपनी कंपनीज की, और इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है। जितनी पॉलिसी बेचेंगे उतना उन्हें कमीशन मिलेगा। अब जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो अपनी सर्विसेज किसको दे रहे हैं? उन्होंने मुझे आकर कन्विंस किया, मैडम कोरोना काल चल रहा है, आप अपना हेल्थ बीमा करवाओ, बहुत ज़रूरी है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। और उन्होंने मुझे अपनी पॉलिसी बेच दी। लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे किसको रही है? वो मुझे नहीं अपनी सर्विसेज दे रही, वो इस इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रही है। उन्होंने इस कंपनी के लिए काम किया, उसकी सर्विसेज बेची, और इन्हें कमीशन भी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। राइट? तो हम बात कर रहे हैं ये जो इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं, उस पर जीएसटी किससे वसूला जाए? उस पर जो जीएसटी लगेगा वो किससे वसूला जाए? सप्लायर से या रेसिपिएंट से? सप्लायर कौन है? सप्लायर वो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो पॉलिसी घर घर जाकर बेच रहे हैं। और रेसिपिएंट कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसके वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को जाकर बेच रही है। इंश्योरेंस एजेंट मतलब एक आम आदमी। कितनी सारी गृहिणियां, हाउसवाइफ इस काम में लग जाती हैं, कितने लोग इस काम में लग जाते हैं, इंडिविजुअल्स हैं ये। बार बार मैं ये बोल रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, क्या इस इंडिविजुअल से
इन लोगों से जीएसटी वसूलना कन्वीनियंट है? बिल्कुल भी नहीं है। इनको जीएसटी के हैसल में डालना करेक्ट नहीं है, वो कन्वीनियंट नहीं है। सरकार इस एक एक इंश्योरेंस एजेंट को जाकर पकड़े, जीएसटी दो, तुमने इतनी पॉलिसी बेची, जीएसटी दो। वो आसान है या सीधा उस इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाए, एलआईसी के पास पहुंच जाए, किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाए कि यहाँ जितनी भी सर्विस दी गई उस पर जीएसटी आप दो। ऑब्वियसली उस कंपनी से जीएसटी वसूलना ज़्यादा आसान है, और जो आसान है वही किया जाएगा। तो इनकी सर्विसेज पर जो ये जीएसटी लगेगा वो ये इंश्योरेंस कंपनीज देंगी, जो यहाँ पर इनकी सर्विसेज की रेसिपिएंट है। सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट। मैंने बैंक से कुछ पैसे लिए, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना था। फॉर सम रीज़न और अदर मेरा बिजनेस नहीं चला, या किसी और कारण से मैंने बैंक से जो लोन लिया वगैरह, मैं उसे टाइम पर लौटा नहीं पाई। अब बैंक को मुझसे, मैं बैंक की कस्टमर हूँ, मुझसे उसे वो पैसे रिकवर करने हैं। उसके लिए वो बैंक्स रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं। इन रिकवरी एजेंट्स का काम होता है जो बैंक के कस्टमर्स हैं, जिनसे बैंक को कुछ पैसा ड्यू है, उनसे वो रिकवर कर देना। मतलब बैंक का जिसका भी बैंक पर उधार है, उससे वो वसूल करके बैंक को ले जाकर देना। इन रिकवरी एजेंट्स के आपने किस्से सुने हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा है इनके बारे में, ये कैसे वर्क करते हैं। एक आदमी ने बैंक से लोन लिया, वो किसी भी कारणवश वो लोन टाइम पर चुका नहीं पाया, तो इन रिकवरी एजेंट्स ने उसकी माँ, जो 81 ईयर ओल्ड एक बूढ़ी महिला थी, एक बुजुर्ग महिला थी, उसके पास 300 से 400 थ्रेटनिंग कॉल्स किए कि तुम्हारे बेटे ने ये लोन नहीं चुकाया, हम ये कर देंगे, हम ये उठा के ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इससे एक और भयानक सिचुएशन बताती हूँ, ट्रू स्टोरी। इन रिकवरी एजेंट्स ने एक पूरी बस हाईजैक कर ली। उस बस में पैसेंजर्स बकायदा बैठे हुए थे। आप सोचो, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो और वो बस ये लोग आकर हाईजैक कर ले। पता है क्यों करी हाईजैक? क्योंकि वो बस जिस ट्रांसपोर्टर की थी उससे इनको पैसे वसूलने थे। हाई कोर्ट्स ने इतने कड़े शब्दों में इन लोगों के एक्शंस की निंदा की है कि ये लोग इतना इलीगल और अनएथिकल काम करते हैं, बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है ये। आरबीआई ने कितनी न जाने गाइडलाइंस बनाई है बैंक्स के लिए कि आप जब ऐसे रिकवरी एजेंट्स रखते हो तो ये गाइडलाइंस फॉलो करो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अब ये रिकवरी एजेंट क्या सर्विस दे रहे हैं? ये पैसा वसूल कर बैंक को वापस देते हैं, सर्विस दे रहे हैं। मान लो ये बैंक के कस्टमर है, इन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया है, बैंक की सर्विस ली है। मान लो 1 करोड़ का लोन है, जिस पर ये कुछ चार्जेस भी देंगे, और ये बैंक को अपना लोन चुकाने में लेट हो गए, तो ये रिकवरी एजेंट इनसे लोन वसूल कर बैंक को वापस करेगा, और उस लोन का जो भी अमाउंट ये वापस करवाएगा उसका कमीशन ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल 1% इसका कट हो जाएगा, बीच में कमीशन हो जाएगा। तो बात हो रही है यहाँ पर, ये जो रिकवरी एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इस पर जीएसटी तो लगेगा। एक सर्विस है, एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, उसे कमीशन के तौर पर जो 1% कमीशन मिल रहा है, मान लो वो उसका कंसीडरेशन है। ये इनका बिजनेस भी है, तो ये एक सप्लाई है, और सप्लाई हुई है तो जीएसटी तो अट्रैक्ट होगा। जीएसटी देगा कौन? फिर वही बात, ये रिकवरी एजेंट्स तो इंडिविजुअल्स हैं, सामने बड़ा सा रेसिपिएंट जो है बैंक वो बैठा है, तो किससे ले? ऑब्वियसली आरसीएम के अंडर ये बैंक वो जीएसटी पे करेंगे। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, अगर रिकवरी एजेंट्स कभी हमें इस तरह से परेशान करें
तो हमें क्या करना चाहिए? चुप बैठना चाहिए? नहीं, अपने हक को जानो, पुलिस में कंप्लेंट केस फाइल करो, कोर्ट में जाकर इनके अगेंस्ट इंजंक्शन का सूट फाइल करो। इंजंक्शन मतलब रोकना, इन्हें रोकने के लिए आरबीआई को कंप्लेंट करो। अगर ये आपको पब्लिकली बदनाम करते हैं, डिफेम करते हैं, ऐसे रिकवरी एजेंट्स के अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट करो। और एक बिजनेस वाले ने लोन ले लिया, वो टाइम पर नहीं चुका पाया, वो चोर थोड़ी है, उसने बिजनेस के लिए लोन लिया था, वो बिजनेस नहीं वर्क किया, इस तरह से उसके साथ सलूक होना तो करेक्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कई लोग जानबूझकर भी लोन नहीं चुकाते, लेकिन हर सिचुएशन वैसी नहीं होती, राइट? खैर, पॉइंट ये था कि अगर ऐसे रिकवरी एजेंट्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उन पर जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम में ये बैंकिंग कंपनीज ही पे करेगी, जस्ट लाइक इंश्योरेंस एजेंट। सर्विसेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या होते हैं? यहाँ तो पूरा एक बिकम अ बैंक डीएसए, मतलब पूरा एक कोर्स होता है कि आप बैंक के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनो। क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग मार्केट में जाते हैं और अपने बैंक्स के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढते हैं। मार्केट में घूमेंगे, वो देखेंगे अगर मुझे कोई लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो आकर मुझे कन्विंस करेंगे कि मैम आप हमारे बैंक से लोन लो, कम ब्याज पर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, इजी, कन्वीनियंट, हैसल फ्री। तो मतलब ये अपने बैंक्स के लिए पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढते हैं। इन्हें डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कहते हैं। और बिल्कुल जैसे हम पहले वर्किंग देख रहे थे इंश्योरेंस और रिकवरी एजेंट के केस में, सेम यहाँ पर प्रोसीजर है। ये बैंक के लिए कस्टमर ढूंढ के लाएंगे, बैंक उन कस्टमर्स को लोन देगा, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन जो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर ढूंढने की, उस पर ये कुछ कमीशन भी चार्ज करेंगे। ये सर्विसेज देंगे तो ये कमीशन के तौर पर उन सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन भी लेंगे। तो ये जो डीएसए सर्विसेज की सप्लाई दे रहे हैं उस पर जो जीएसटी लगेगा वो कौन देगा? फिर वही बात, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मैं कोर्स कर लेती हूँ, अगर मैं किसी बैंक की बन जाती हूँ, आप बन जाते हो, इंडिविजुअल्स होते हैं, इनसे जीएसटी वसूलना कन्वीनियंट नहीं है। फिर से वही पोजीशन, आरसीएम में ये बैंकिंग कंपनी वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। आप देख रहे हो किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस हर बार आरसीएम में रेसिपिएंट को लायबल किया जा रहा है। सर्विसेज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। सप्लायर कौन? बिजनेस फैसिलिटेटर। रेसिपिएंट कौन? एक बैंकिंग कंपनी। बैंक्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करती है। जहां बैंक की प्रेजेंस नहीं होती, उसकी पहुंच नहीं होती, वहां वो बहुत सारे बिजनेस फैसिलिटेटर्स अपॉइंट करती है। वर्ड बिजनेस फैसिलिटेटर, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करे, बढ़ाए, ग्रोथ करवाए, फैसिलिटेट करे। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाके लोगों को सलाह देते हैं, समझाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर में आओ, अपने बैंक के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं, उन्हें बैंक की सर्विसेज लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, राइट? तो ऐसे बिजनेस फैसिलिटेटर्स जब अपनी सर्विस देंगे तो उसके लिए वो कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ये जो फैसिलिटेटर्स सर्विस दे रहे हैं, इस सर्विसेज की सप्लाई पर जो जीएसटी लगेगा वो कौन देगा? फिर से ये लोग इंडिविजुअल्स हैं, छोटे लोग हैं, इनसे जीएसटी कलेक्ट करना, वसूलना कन्वीनियंट नहीं है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उनके केस में पढ़ा, इनके केस में भी, बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में भी ये बैंकिंग कंपनी जो यहाँ रेसिपिएंट है वो
जीएसटी आरसीएम में पे करेगी। आपको पता है जब हम एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रूरल एरियाज में जो ये बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर्स काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों को, रूरल लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेके आते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को उस ठाकुर लाला के चुंगल से बचा रही हैं जिससे वो बेचारे गांव वाले एक बार कर्ज ले लेते थे तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज चुकाने में निकल जाती थी। पुरानी हिंदी मूवीज में अगर देखा हो तो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर की तरफ, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर की तरफ उनको लेके आ रही हैं। इनकी सर्विसेज अगर रूरल एरियाज में हो तो वो एग्जेम्प्ट है। अब सर्विस ऑफ एजेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सप्लायर कौन है? वो एजेंट्स। रेसिपिएंट कौन है? वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। लेट मी एक्सप्लेन ये क्या है। बैंक्स बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट करते हैं, ये टाई-अप्स कर लेते हैं। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं। बैंक की ब्रांच हर जगह खोलना फिजिबल नहीं होता, तो बैंक्स इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ टाई अप कर लेते हैं। ये आगे और एजेंट्स अपॉइंट कर लेते हैं और इस तरह से बिना बैंक की ब्रांच खोले बैंकिंग के बिजनेस को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जाता है, लोगों को बैंकिंग सेक्टर की तरफ लाया जाता है। जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो, ये किराने की शॉप वाले जो ये अंकल बैठे हैं, ये एसबीआई के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक एजेंट है वो उनकी दुकान पर जाओ, इजीली आप अपना खाता खुलवा सकते हो, पैसे इधर उधर भेज सकते हो। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आवर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स इन द विलेज ऑफ बिदर। ये आपको दिख रहा हो, कैनरा बैंक का है। ये लोगों के घर घर जाके छोटी छोटी दुकानों पर इजीली लोग बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं। तो ये मॉडल वर्क कैसे करता है? एसबीआई ने ऑक्सीजन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, उसे अपना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बना लिया। ऑक्सीजन दे रही एसबीआई मिनी शाखा खोलने का मौका मात्र 15,000 रुपये में। मतलब क्या? एसबीआई ने ऑक्सीजन कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, वो उसके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन गए। अब वो उस एसबीआई के बिजनेस को दूर दूर तक लोगों तक फैलाएंगे जहां एसबीआई की पहुंच नहीं हो रही है। अब ये ऑक्सीजन बहुत सारे आगे छोटे छोटे लोगों को अपने एजेंट्स अपॉइंट कर देगी। कोई किराने वाला, कोई और छोटा रिटेल स्टोर, वो उन्हें अपने एजेंट्स अपॉइंट कर देगी। तो आदमी उस किराने की दुकान पर जाएगा, अपना खाता खुलवाना है, पैसे इधर उधर भेजने हैं वगैरह वगैरह, वो ये काम करेगा। अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने आगे एजेंट्स अपॉइंट किए हैं, वो अपनी सर्विसेज इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहे हैं। मतलब ये जैसे लेडी इस औरत के पैसे का काम इजीली उसको करके दे रही है, कोई किराने वाला, राशन वाला, वो एजेंट है किसका? इस ऑक्सीजन का, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। ये ऑक्सीजन किसको सर्विस दे रही है? एसबीआई बैंक को सर्विस दे रही है। एसबीआई बैंक के बैंकिंग सेक्टर को और बढ़ा रही है। ये ऑक्सीजन एसबीआई को सर्विस देगी, उसके लिए कुछ चार्ज करेगी। ये एजेंट्स ऑक्सीजन को कुछ सर्विस देंगे, उसके लिए अपना कमीशन चार्ज करेंगे। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क वर्क करेगा। एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आगे उस बैंक को जिसके साथ में उसका टाई अप है, राइट? अब यहां बात हो रही है, ये जो एजेंट अपनी सर्विस दे रही है, इट इज अ सप्लाई। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। उनकी सर्विस के बदले उन्हें कमीशन मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है। तो कौन उस पर जीएसटी देगा? अगेन इन छोटे छोटे एजेंट्स को सरकार पकड़े या
ये जो बड़ी सी ऑक्सीजन कंपनी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसको पकड़े? ऑब्वियसली सरकार इसको पकड़ेगी, क्योंकि इससे वसूलना कन्वीनियंट है। तो इनकी सर्विसेज पर जो जीएसटी लगेगा वो सरकार आरसीएम में इस इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से ही वसूल करेगी। अब अगर इधर इस ट्रांजैक्शन की बात करें, ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑक्सीजन जो एसबीआई को सर्विस दे रही है, वो भी सर्विस है, उसकी सप्लाई हो रही है, उसके बदले उन्हें कमीशन मिल रहा है, चार्जेस मिल रही हैं। उस सप्लाई पर जो जीएसटी लगेगा वो कौन देगा? इस सर्विस के लिए ये सप्लायर है और ये बैंक एसबीआई रेसिपिएंट है, करेक्ट? यहां क्योंकि सप्लायर खुद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इतना बड़ा है, उससे वसूलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सरकार फॉरवर्ड चार्ज में इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से ही जीएसटी वसूल लेगी। देखो, एजेंट जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है, वहाँ क्योंकि एजेंट सप्लायर्स छोटे छोटे लोग हैं, तो आरसीएम में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से ले लिया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फाइनली जब वो सर्विसेज बैंक को दे रहा है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो जो अब सप्लायर है वो खुद इतना बड़ा है कि फॉरवर्ड चार्ज में उसी से ले लिया। ये आरसीएम में पे करेगा वो अपनी इनवर्ड सप्लाई पे, और एफसीएम में पे करेगा वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे, करेक्ट? इसका तो वो इवन आईटीसी भी बुक कर लेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि प्योरली कन्वीनियंस के बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है कौन जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। अब बात करते हैं सर्विसेज ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर्स जब आरबीआई को अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आरबीआई रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकों का मुखिया कौन है? वो है आरबीआई, किंग ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई जो सर्विसेज देता है वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन में देखेंगे। लेकिन आरबीआई भी तो कुछ सर्विसेज लेता होगा, जैसे कि एक आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी होती है, वो ऐसे ऊपर से बैठ के ओवरसी कर रही है सब जो बैंकिंग में चल रहा है उसको। उसमें मेंबर्स होते हैं। मेंबर जैसे कौन? बड़े बड़े दिग्गज लोग जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हों, पहले एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हों, ऐसे ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल बड़े बड़े लोग इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। ये कमेटी काम क्या करती है, ये मेंबर्स काम क्या करते हैं? ये देखते हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं कि ये देखते हैं कोई स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, बैंकिंग सेक्टर में कोई एनपीए ना खड़ा हो जाए, वगैरह वगैरह। ये ओवरसी करते हैं और ये आरबीआई को बताते हैं। तो आरबीआई जब इनकी सर्विसेज लेगा तो उसके बदले इन्हें कुछ कंसीडरेशन भी देगा। अब ये जो सप्लाई हो रही है सर्विस की, जिसके बदले कंसीडरेशन फ्लो कर रहा है, इस पे जीएसटी तो लगेगा। अब ये जीएसटी देगा कौन? सरकार जाकर इन इंडिविजुअल से जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे जीएसटी मांगे। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई, सर जीएसटी दे दो। चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो पहले रह चुके हैं, सर जीएसटी दे दो। नो, इट इज नॉट कन्वीनियंट। इसलिए यहाँ पर सरकार ने इन मेंबर्स की सर्विसेज पर जीएसटी जो लगेगा उसे आरसीएम में आरबीआई को लायबल कर दिया। सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। सप्लायर कौन हो? कोई म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, आर्टिस्ट हो, और वो किसी म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर वगैरह को दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल,
आजकल बहुत दिग्गज एक म्यूजिक कंपोजर छाए हुए हैं। इनका नाम है श्री श्री टोनी कक्कड़। गजब की धुन बनाते हैं ये। कुर्ता पजामा काला 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 काला, या फिर क्या है वो, 5 फुट की तेरी हाइट, उस पे करती रहती फाइट, वगैरह वगैरह। मतलब गजब की धुन ढूंढ के लाते हैं ये, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। अब ये अपनी धुन बड़े फेमस हो गए हैं। अब ये अपनी धुन इस मूवी प्रोड्यूसर को दे देते हैं, मिस्टर करण जौहर को। अब जब इन्होंने ये धुन बनाई, इतनी गजब की धुन बनाई, कुर्ता पजामा काला 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 काला, अब इनको डर है ये धुन आप चुरा ना लो। चुरा सकते हो, खैर ये धुन कौन चुराएगा, आई डोंट नो, बट धुन तो धुन है। तो इस पर क्योंकि इन्होंने अपना इंटेलेक्ट लगाया, इंटेलेक्चुअली काम किया इन्होंने, आई डोंट क्या इंटेलेक्चुअली काम किया, बट कानून कहता है उन्होंने धुन बनाने में अपना दिमाग लगाया, इंटेलेक्ट लगाया, तो इसको कोई चुरा ना ले, तो उस धुन पर इनका कॉपीराइट है। अब जब अगर ये करण जौहर को ये धुन इतनी पसंद आ जाती है कि वो अपनी नेक्स्ट धर्मा मूवी में उसे यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टोनी कक्कड़ साहब इन्हें उस धुन को यूज करने के लिए वो कॉपीराइट ट्रांसफर कर देंगे, जिसके बदले वो अच्छी खासी कमीशन भी लेंगे, कंसिडरेशन लेंगे। तो यहाँ पर सप्लायर कौन है? ये धुन बनाने वाले श्री टोनी कक्कड़ जी। रेसिपिएंट कौन है? ये महानिर्देशक मिस्टर करण जौहर। यहाँ पर जो इस सप्लाई पर जीएसटी लगेगा वो कौन देगा? तो ये नोटिफिकेशन कहता है कि आरसीएम के अंडर इस पर जीएसटी रेसिपिएंट ही देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मिस्टर डब्बू रत्नानी हैं। अगर आपको पता हो, आप भी मेरी तरह बॉलीवुड न्यूज़ थोड़ा फॉलो करते हो, तो ये बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। इनका ईयरली जो कैलेंडर आता है विद पिक्चर्स ऑफ फेमस फिल्म स्टार्स, बहुत फेमस होता है। ये आइडियाज लेके आते हैं, जैसे पत्ते के साथ फोटो खिंचवाना वगैरह वगैरह, अपना इंटेलेक्ट लगाते हैं। अब अगर ये इन पिक्चर्स इन फेमस मूवी प्रोड्यूसर को दे, मिस्टर करण जौहर को दे, तो जो इन्होंने पिक्चर्स क्लिक की हैं उन पे इनका कॉपीराइट है, इनका इंटेलेक्ट यूज हुआ है। तो ये अगर उस पिक्चर्स का कॉपीराइट ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके बदले इन्हें बहुत अच्छा खासा कंसिडरेशन मिलता है, तो ये एक सप्लाई है और इस पर जीएसटी तो लगेगा। वो जीएसटी कौन देगा? क्योंकि ये इस तरह के लोग जो सप्लायर्स हैं वो आर्टिस्ट लोग हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं। तो ऐसे केस में सरकार ने आरसीएम के अंदर बड़े बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, मूवी प्रोड्यूसर्स वगैरह को यहाँ पर आरसीएम के अंदर लाइबल कर रखा है। सिंपल। सर्विसेज ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, एंट्री तो बिल्कुल सेम है, सप्लायर बदल गया। इस बार बात कर रहे हैं ऑथर की। अगर वो देता है किसी को अपना कॉपीराइट, तो वहां पर आरसीएम लगेगा। लकीली आई हैव बीन एबल टू ऑथर 2 बुक्स। ये 2 बुक्स मैंने लिखी, इन पे मैंने दिन रात काम किया। तो आपको पता है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, इसलिए इस पर मेरा कॉपीराइट है। इवन अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर पीपीटी देख रहे हो, वो भी, उस पर भी मेरा कॉपीराइट है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, सरकार हमें ये प्रोटेक्शन देती है। अब मुझे इसको पब्लिश करवाना है, तो पब्लिश करवाने के लिए टेम्परेरीली मैं इस कॉपीराइट को
परमिट करती हूँ यूज़ करने के लिए अपने पब्लिशर को। सप्लायर कौन है? ऑथर, मैं। रेसिपिएंट कौन है? ये पब्लिशिंग हाउस। तो जो मैं यहाँ पर कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिसके बदले मुझे रॉयल्टी मिलेगी, उस पर जीएसटी लगेगा। पर किससे ले? सप्लायर से ले या रेसिपिएंट से ले? सप्लायर कौन है? ऑथर। रेसिपिएंट कौन है? वो पब्लिशिंग हाउस। अगेन, सप्लायर मतलब वो ऑथर इंडिविजुअल्स हैं, उनसे जीएसटी वसूलना कन्वीनियंट नहीं है। किससे ले? आरसीएम में इस पब्लिशिंग हाउस से ले लो, सिंपल। लेकिन मेरे मन में आता है कि नहीं, ये क्यों ना जो यहां पर जीएसटी बन रहा है इस सप्लाई पर, उसे मैं ही पे करूं। तो सरकार ने मुझे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ये दिया है कि अगर ऑथर चाहे तो वो भी खुद सरकार को जीएसटी जमा करवा सकता है। फॉरवर्ड चार्ज में खुद आगे बढ़कर मैं सरकार को जीएसटी जमा करवा सकती हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन है, एक ऑथर के पास ऑप्शन है। बस उसकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि जब मैं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूँगी तो मैं इनवॉइस पे वैसा लिख के दूंगी, मैं डिक्लेरेशन दूंगी कि मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया है और यहाँ जीएसटी मैं खुद जमा करवाऊंगी। सो ऑथर जब कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है, परमिट करता है, वहाँ पर आरसीएम लगेगा, लेकिन ऑथर को एक ऑप्शन दिया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में खुद भी जीएसटी पे कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसके लिए उसे ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की। ये आदमी, फिर से अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ फॉलो करते हो लाइक मी, तो आपको पता होगा ये सलमान खान का प्राइम बॉडीगार्ड है, जिसका नाम है आई थिंक शेरा। ये खुद बहुत न्यूज़ में रहता है, आज इसको धक्का मुक्का मार दिया, आज उसको धक्का मुक्का मार दिया, वगैरह वगैरह। अब अगर ये खुद सिक्योरिटी पर्सनल्स सप्लाई करने लगे, सिक्योरिटी गार्ड्स अगर ये सप्लाई करने लगे किसी कंपनी को, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करता है, जिसके बदले ये कंसिडरेशन लेगा। ये एक सप्लाई है, यहाँ जीएसटी लगेगा। सप्लायर कौन है? ये भाई साहब। रेसिपिएंट कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जीएसटी तो लगेगा, किससे ले? उस इंडिविजुअल से या जो रेसिपिएंट बड़ी सी कंपनी है उससे। ऑब्वियसली यहाँ आरसीएम में ये कंपनी जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन है कि सप्लायर यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। जैसे वो शेरा ने सप्लाई दी सिक्योरिटी पर्सनल्स की, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं था, वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था। लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल्स की सप्लाई कोई कंपनी भी दे सकती है। तो सप्लायर दो तरह से हो सकते हैं। अब इन सर्विसेज के रेसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन्स एक, दूसरा गवर्नमेंट, सरकार को भी तो सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए होते हैं, अगर वो ले तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड ओनली एज टीडीएस डिडक्टर। मैं बताती हूँ ये कौन होते हैं, या इनके अलावा कॉम्पोजिट डीलर्स। तो रेसिपिएंट इनमें से कोई भी हो सकता है और सप्लायर भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी हमने देखा ये सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सप्लाई एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे रहा था। यहाँ जीएसटी लगेगा तो कौन लायबल होगा पे करने के लिए?
RCN में ये रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इससे वसूलना आसान नहीं है। लेकिन अब यही अगर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को दे, जो रजिस्टर्ड तो है बट एज अ TDS डिडक्टर, सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है TDS डिडक्टर क्या होता है, बट अगर सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए, जस्ट लाइक इनकम टैक्स, अगर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट कोई रजिस्टर्ड है और उसको ये सप्लायर सिक्योरिटी पर्सनल्स की सप्लाई दे रहा है, तो अब GST किससे लोगे? बेशक इससे वसूलना आसान नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन क्या आप इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोगे? मैंने कहा था ना, गवर्नमेंट ने बोला है हमको GST के झंझट से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। ये मुसीबत हम अपने लिए थोड़ी लेके आए हैं। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे वो पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और एयरक्राफ्ट और वेसल रेंटिंग अगर अनरजिस्टर्ड को दो, तो बहुत लिमिटेड केसेस में सरकार ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली है। और यहां पर तो ये सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर हुए हैं। अब किससे दें? बैलेंस देखो, तराजू देखो किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है। सरकार ने तो बोल रखा है हमें तो झंझट में डालो मत, सामने सप्लायर है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, GST तो लेना है। सरकार ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपनी जान छुड़ाएगी। तो अब अगर ये सरकार को सिक्योरिटी पर्सनल्स की सर्विसेज सप्लाई करता है, तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज के अंदर GST यही भरेगा। मैम ये तो कन्वीनियंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस सरकार के फेवर में ज्यादा ताकत है, तो ये इसी को भरना पड़ेगा। अब ये भर ही रहा है सरकार के केस में, तो अगर ये कंपोजिट डीलर को देता है, कंपोजिट डीलर कौन? जो वो छोटे छोटे व्यापारी जो GST की सिरदर्दी से दूर रहना चाहते हैं, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाते हैं, अबाउट विच वी विल स्टडी। तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को दे जिन्होंने खुद ने कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर रखी है, तो ऑब्वियसली उनसे तो ले ही नहीं सकते, तो यहां भी फॉरवर्ड चार्ज में यही GST पे करेगा। और अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर खुद ही इतना बड़ा है, तब तो मेरे ख्याल से जवाब आपको पता ही होगा। फिर तो वो इनमें से किसी भी रेसिपिएंट को दे, कौन GST पे करेगा? हमेशा ये सप्लायर ही करेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस जब सप्लाई की जाती है तो सिर्फ एक जगह रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है नहीं और उसका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो। क्लियर? आई थिंक इस चार्ट से पूरा क्लियर हो गया है, बस एक यहीं पे RCM लगा है, बाकी सब जगह फॉरवर्ड चार्ज है। रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, अगर एक मोटर व्हीकल की रेंटिंग की बात करें, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज। मतलब चलती फिरती हालत में गाड़ी दी जाए, उसकी रेंटिंग हो, गाड़ी आपने रेंट पे ली जहां फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, कभी लिए गाड़ी किराए पे 10 रुपये किलोमीटर, 13 रुपये किलोमीटर, 15 रुपये किलोमीटर, डिपेंडिंग, मतलब फ्यूल का कॉस्ट भी अगर वहाँ इंक्लूडेड है, ऐसी कार की रेंटिंग की सर्विस ली जा रही है, तो कैसे GST वर्क करेगा वो देखते हैं। ये एक सप्लायर है जो कार की रेंटिंग की सर्विस दे रहा है। जब ये सप्लायर कार की रेंटिंग की सर्विस दे रहा है
तो इसने भी तो इनवर्ड सप्लाई ली होगी। मान लो इसने इनवर्ड सप्लाई में कार की रेंटिंग ही ली। ओला उबर से पहले से एक मीरू कैब करके चलती है, मीरू कैब्स आपने सुना हो तो। ये मीरू कैब वाले कार रेंट पे लेते हैं और आगे रेंट पर देते हैं। तो अगर ये मीरू कैब वाला है तो ये कार की रेंटिंग की सर्विस लेगा और आगे कार की सर्विस रेंट पर देगा। ये इसकी इनवर्ड सप्लाई है मीरू कैब वाले के लिए, ये आउटवर्ड सप्लाई है। अगर ये अपनी इस इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी ले या फिर इसने इसके अलावा भी तो और बहुत सारी इनवर्ड सप्लाईज ली होंगी, जैसे कि और बहुत सारे इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स। इसका एक ऑफिस है, वहाँ टेलीफोन लगा है, इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, जो ये कार्स हैं उनकी रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस की सर्विस वगैरह है। बहुत सारी इनवर्ड सप्लाईज हो सकती है। तो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो ये कार की रेंटिंग की सर्विस दे रहा है या पीछे से ले रहा है, उसका आईटीसी ले ले, या फिर जितनी भी इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स हैं उन सबका आईटीसी ले ले, राइट। अगर ये सिर्फ सिमिलर नेचर की सर्विस का आईटीसी लेता है, आगे भी कार रेंट पे दे रहा है और पीछे से उसी सिमिलर सर्विस का आईटीसी लेता है, तो वहां सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। नहीं, इसको तो जिद है कि ये सारा आईटीसी लेगा, मैं तो सारा का सारा लूंगा, मैं तो इनपुट्स का भी लूंगा, इनपुट सर्विस का भी लूंगा, कैपिटल गुड्स का भी लूंगा, कर लो तुमसे जो होता हो, रोक सको तो रोक लो। तो सरकार ने कहा नहीं, रोकेंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम तुझसे तेरी आउटवर्ड सप्लाई पर 12% का जीएसटी लगा देंगे। जैसे जीटीए के केस में 2 टैक्स रेट थे, वैसे ही यहां पर है। तो अगर सप्लायर सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ही आईटीसी ले रहा है, मतलब वो बाकी और कोई आईटीसी नहीं ले रहा, टेलीफोन कनेक्शन लिया, इंटरनेट कनेक्शन लिया और कोई कैपिटल गुड्स लिए, उनका वो आईटीसी नहीं ले रहा, तो वहां पर उसकी सर्विसेज पर 5% जीएसटी लगेगा और वो जीएसटी देगा रेसिपिएंट। अगर वो रेसिपिएंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो। ये छोटा सा सप्लायर है, सिर्फ सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आईटीसी लेता है, और इसका रेसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बड़ी सी कंपनी है, तो ऑब्वियसली उससे जीएसटी वसूलना, टैक्स वसूलना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पर 5% का जीएसटी इससे लिया जाएगा। और ये बॉडी कॉर्पोरेट इसका आईटीसी बुक कर लेगा। नीडलेस टू से, इसके लिए तो ये इनवर्ड सप्लाई है। अब अगर इसका रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो सिचुएशन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट होगा या नहीं होगा। बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में उससे ले लिया। अब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, तो वहां पर जीएसटी सप्लायर से ही लिया जाएगा। कन्वीनियंस देखो किसकी तरफ ज्यादा है। सरकार को जीएसटी तो चाहिए, रेंटिंग ऑफ कार पर सरकार को जीएसटी तो चाहिए। इस सप्लायर से आसान नहीं था, उसके सामने रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट था, उससे ले लिया। अब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सामने रेसिपिएंट कोई और है, तो फिर यहां पर सप्लायर से ही जीएसटी ले लिया। लेकिन वो कहा था ना, वो एक सप्लायर था, नहीं मैं तो पूरा का पूरा लूंगा, सारे इनपुट का लूंगा, सारे इनपुट सर्विसेज का लूंगा, कैपिटल गुड्स का भी लूंगा, मैं तो लेके रहूंगा। मतलब बड़ा सा सप्लायर ही होगा, छोटे लोग कहाँ जिद करते हैं इतनी। अभी पूरा आईटीसी लेगा तो इस पे कितना जीएसटी लगेगा, 12%। कौन देगा, जब ऐसा सप्लायर है जिसको सारा का सारा आईटीसी चाहिए, तो छोटा मोटा आदमी तो है नहीं वो। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब सप्लायर जी आप ही आओ और 12% जीएसटी हमें देके जाओ। इस केस
में हम नहीं देखेंगे रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई भी रेसिपिएंट है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो जीएसटी आप ही से लेंगे, सप्लायर से ही लेंगे। फाइनली हम अपनी लास्ट सर्विस पे आ गए हैं जो आरसीएल के अंदर नोटिफाइड है। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सप्लायर लेंडर हो, रेसिपिएंट बोरोअर हो। वाह क्या लैंग्वेज है, कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे तो नहीं आया। चलो समझते हैं। ये ममता दीदी हैं, इनके पास एक XYZ कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। ये हर्षद मेहता स्टॉक ब्रोकर है और ये मिस्टर अमित शाह हैं। अब मिस्टर अमित शाह बहुत बड़े विजनरी हैं, दूर की देख सकते हैं। इन्होंने दूर की देखी कि इनको नजर आया कि ये जो XYZ कंपनी के शेयर है ये आगे चलकर इनका प्राइस गिरने वाला है। तो इन्होंने एक बिजनेस मॉडल सोचा, लेकिन उस बिजनेस मॉडल के लिए इनको शेयर्स चाहिए जो इनके पास नहीं है उस XYZ कंपनी के। ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, ये फिजिकल शेयर्स में डील करना चाहते हैं, इनके पास नहीं है। अब क्या करें? ये हर्षद मेहता के पास गए, भैया मुझे XYZ कंपनी के शेयर चाहिए, रेंट पर चाहिए, खरीदने नहीं है मुझे, मिलेंगे कहीं से? ये ममता दीदी के पास गया, दीदी आपके शेयर तो यूं ही पड़े हैं, खाली पड़े हैं, क्या फायदा हो रहा है? 1 महीने के लिए मुझे दे दो, इसका मैं आपको किराया दे दूंगा। दीदी ने भी सोचा क्या दिक्कत है, खाली तो पड़े ही हैं, कुछ किराया आ जाएगा। तो दीदी रेंट पर 1 महीने के लिए अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देती है और ये स्टॉक ब्रोकर फाइनली ये शेयर्स मिस्टर शाह को ट्रांसफर कर देता है। अब देखते हैं मिस्टर शाह का मॉडल क्या था। उनका मॉडल ये था, उन्होंने किराए पर ये शेयर्स लिए और किसी ABC आदमी को ये शेयर्स बेच दिए। 1000 रुपये में उन्होंने ये शेयर्स ABC आदमी को बेच दिए। 1 महीने बाद वो शेयर्स का दाम गिर गया, 600 रुपये रह गया। फटाफट मिस्टर अमित शाह ने वो शेयर्स वापस खरीद लिए। करेक्ट? इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ मिस्टर अमित शाह का? 1000 रुपये में बेचे, 600 रुपये में खरीद लिए, मतलब 400 रुपये। क्या बिजनेस मॉडल था? लेकिन 400 के 400 रुपये तो वो अपनी जेब में रख नहीं लेंगे, इन्होंने तो ये शेयर्स किराए पर ले रखे हैं। तो मान लो ममता दीदी को वो 100 रुपये का रेंट पे करते हैं। मेहता जी, हर्षद मेहता जी ब्रोकरेज भी लेंगे, मान लो 10 रुपये उनकी ब्रोकरेज है। तो नेट प्रॉफिट मिस्टर अमित शाह को पड़ा 400 माइनस ये 115 रुपये, 285 का मिस्टर अमित शाह को प्रॉफिट हो गया। सिर्फ उनकी दूरदर्शी नजर की वजह से, जो उन्होंने विजन क्रिएट किया। और अल्टीमेटली 1 महीने बाद ममता दीदी को वो शेयर्स यूं वापस मिल जाएंगे विद ऑल इंसिडेंटल बेनिफिट्स। उस शेयर पे जो भी बेनिफिट्स अक्रू हुए होंगे उस पीरियड के दौरान, वो भी ममता दीदी को वापस मिल जाएंगे और उन्हें उस 1 महीने का रेंट भी मिल जाएगा। मतलब सबका फायदा ही फायदा, सबकी चांदी ही चांदी। अब इतने बड़े बिजनेस मॉडल पे अब बात आती है जीएसटी की। मैं बात कर रही हूं ये जो 100 रुपये किराए के थे, जो सिक्योरिटीज लैंड करी गई, ममता दीदी ने 1 महीने के लिए रेंट पर दी, उसका जो 100 रुपये किराया हुआ उस पर जीएसटी कौन देगा? सप्लायर है ये ममता दीदी और रेसिपिएंट है मिस्टर अमित शाह। किससे वसूलना आसान है? कन्वीनियंस देखो किसकी है। सप्लायर तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। मेरे पास किसी ABC, XYZ, NPQ किसी भी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, इन किसी भी इंडिविजुअल के पास शेयर हो सकते हैं। रेसिपिएंट कौन है?
वो आदमी जनरली जो रेगुलर इस शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ा आदमी है, उससे जीएसटी वसूलना ज़्यादा आसान है। तो सप्लायर से वसूले या रेसिपिएंट से वसूले, ऑब्वियसली आरसीएम के अंदर मिस्टर शाह विल बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन सच लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस 100 रुपये के रेंट पे जो जीएसटी बनेगा वो रेसिपिएंट मिस्टर शाह इज लाइबल टू पे अंडर आरसीएम। मैं यहां इस ब्रोकरेज की बात नहीं कर रही हूं 10 रुपये की, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां इस सिक्योरिटीज लैंडिंग के रेंट की बात कर रही हूं कि वो आरसीएम में रेसिपिएंट पे करने के लिए लायबल है। इसी के साथ हमने नोटिफिकेशन 13 ऑफ 2017 के अंदर जो भी सर्विसेज नोटिफाइड है जहां रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है वो कंप्लीट कर ली। तो अब हम कह सकते हैं हमने पूरा देख लिया कि हु कैन बी द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। वो सप्लायर भी हो सकता है, वो रेसिपिएंट भी हो सकता है और वो कोई और भी हो सकता है। हमने सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1, 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, हेल्पफुल रहा हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन हो, प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। नाउ I will see you in the next video with the next topic. Till then, take very good care of yourself. I'll see you next time. Bye-bye.